आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज़रूम के इस अंक में आपका स्वागत है। हरकारा मतलब कि एक सुबह 6:30 बजे आपके पास एक न्यूज़लेटर आता है सबस्टैक पर, ऑडियो और टेक्स्ट में। इसमें हम हिंदी भाषियों के लिए एक क्यूरेटेड न्यूज़लेटर बनाते हैं ताकि उनको वो सारी खबरें जो उनसे बची रह जाती है मुख्य धारा से और जो ज़रूरी होती हैं, उनको एक सिलसिलेवार तरीके से हम पेश करते हैं। तो और इस हरकारा न्यूज़रूम में हम इस बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथी हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। तो गौरव हमको बताएंगे कि आज की ताज़ा खबर क्या-क्या है जो कि ज़रूरी भी है और कहीं आपसे छूट ना गई। हेलो। आज हमने सबसे पहले बात करेंगे, सुभाष गर्ग हैं, पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं। उन्होंने एक दिलचस्प विश्लेषण किया है डेक्कन हेराल्ड में कि गरीबी के आंकड़े जो 2024 में वर्ल्ड बैंक जारी करता है और अचानक से 2025 आते-आते उसमें भारी गिरावट आई है, जो कि मुमकिन नहीं है। मतलब पहले अगर 171 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले को गरीब माना जा रहा था और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, अचानक से वो 249 रुपए का मानक सेट किया जाता है 2025 में। 2024 में 171 या समथिंग था। 2025 में मानक बदला जाता है और आश्चर्यजनक ढंग से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा सरकार करती है। तो इस पे उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है कि कैसे ये आंकड़ेबाजी है और भारत सबसे ज्यादा गरीबों का देश बन गया। इसी पे एक और इंडिया स्पैन में खबर है कि भारतीयों में बचत और ऋण की प्रवृत्ति बदल रही है। तो ये दो खबरें हमने आज देश की इकोनॉमी से जुड़ी हुई टॉप लीड पे लगाई है। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों शहरों में, दोनों देशों के अलग अलग शहरों में बहुत तबाही मची है। तेल अवीव में, हाइफा में इजराइल के बहुत तबाही मची है, तो इधर तेहरान में तबाही मची है। इसके अलावा सिराज में तबाही मची है और भी कुछ शहर है ईरान के जहां तबाही मची हुई है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है। इसके अलावा G7 पर सबकी नजरें रही। वहां ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा है कि भाई चाइना और रूस को भी इस मंच पर शामिल रहना चाहिए था। इसके अलावा सबकी नजरें मतलब G7 में ईरान को वापस टॉक में लाने को लेकर है, तो इस पे भी हमने बात की है। कनाडा में G7, एक तरफ G7 की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें दुनिया में भारी उथल पुथल को थामने के लिए सब नेता लोग अपना अपना मंथन करें। दूसरी तरफ कनाडा में हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं और कैलगरी में प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुआ है। कनाडा में जो सिख समुदाय है उसने भारी विरोध किया है इस बात पे कि मोदी साहब को आपने क्यों आमंत्रित किया। इसके अलावा बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में, पहले अभी हमने पढ़ा था कि असम से या दूसरे इलाकों से, नॉर्थ ईस्ट से तो पुशबैक का हमने सुना था कि बांग्लादेश में सीमा के पार धकेल दिया जा रहा है जबरन। अब पश्चिम बंगाल के भी 3 नौजवानों का मामला आया सामने जिन्हें जबरन धकेल दिया गया। बाद में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होने के बाद उन्हें वापस भारत लाया जा सका है। धुबरी में तनाव बना हुआ है असम में, वहां अभी भी गोली मारने के आदेश है, शाम को वहां कोई घूम नहीं सकता है। मेहुल चौकसी ने, एक छोटी सी खबर है, मेहुल चौकसी ने भारत सरकार पर हरजाना मांगा है और वो कोर्ट की शरण में गए हैं। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हुई है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, वो भी होने वाली है। इसके अलावा जो पिछले दिनों हादसा हुआ अहमदाबाद में, तो उसकी जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और कई अहम जानकारियां उनको जांचकर्ताओं के हाथ लगी है। जी, तो मोटे तौर पे हमारे पास आज यही है। इसके अलावा काफी खबरों को हमने और भी लिया है। जी, तो पहले जो ये जो गरीबी को लेकर एक सुभाष गर्ग की जो टिप्पणी है, सुभाष गर्ग पहले भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं और अर्थशास्त्री हैं। तो उनकी ये स्थापना जो कि मतलब हम एक तरफ बहुत डंका पीटते हैं इस बात का कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं दुनिया में और ये सब, पर साथ ही उन्होंने ये बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, अत्याधिक गरीब जो है वो भारत में रहते हैं और उसको लेकर बहुत सारी जो
इसको वो कहते हैं कि ये सांख्यिकी जिम्नास्टिक्स करने के बाद भी वो हकीकत नहीं बदल रही है। और ये इस तरह से बहुत ज़रूरी है जानना और समझना, क्योंकि एक तरफ हम बहुत सारी बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा जो है वो अ, इस समय उस जहाज का भी है। पर या हमने अभी एक लगभग हम जंग छिड़ चुके थे पाकिस्तान के साथ। उस सारी रोशनी में हम ये बात हमसे छूट जाती है कि इस देश की प्राथमिकता क्या है, और इस देश की जो सबसे बड़ी जो समस्या क्या है। तो आबादी है, पर आबादी के साथ-साथ ये भी है कि सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, और गरीबी सिर्फ़ पैसे की नहीं होती, वो कुपोषण की भी होती है, वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके स्वास्थ्य की भी होती है। और जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उसमें उनकी प्राथमिकताएँ, उसके पोषण की प्राथमिकताएँ, शिक्षा की प्राथमिकताएँ, किस तरह से उनके रोज़गार की प्राथमिकताएँ, तो वो हमें कहाँ किस तरह से देखने को मिलती हैं, उसी के अनुपात में और प्राथमिकता के साथ, वो एक बड़ा सवाल है जो कि हम सबको एक तरह से परेशान करना चाहिए, हमको भी और हमारी सरकार को भी, हमारी राजनीति को भी। पर वो क्या आपको और मुझको दिखलाई पड़ता है कि भारत में हम लोग गरीबों को लेकर इतने परेशान हैं, या उनको कैसे उससे बाहर निकालेंगे इसको लेकर परेशान है, या हमारी कोई एक साझा रणनीति है, या कभी हमने इस पे कोई अ, सर्वदलीय बैठक या इसके बारे में बात करने की कोशिश की कि हम इस पे एक इस पर भी हमला करेंगे, जैसे कि उन 4 आतंकवादियों के हमले के बाद हमने किया था, जो अभी तक पकड़े नहीं गए। राजेश? हाँ, अब ये जो जिस रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं उसमें और भी कई तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में गरीबी का हिसाब किताब रखता है वर्ल्ड बैंक, और हर 7 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है। 2024 में जब उसने अपनी पिछली रिपोर्ट प्रकाशित की तो बताया कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या लगभग 13 करोड़ है, और कुछ दिन बाद ही ये जो है, और इनकी जो आय थी 2017 तक वो 178 रुपए प्रतिदिन से भी कम थी, और एक साल में ही मतलब ये जो आंकड़ा जो मतलब घट के फिर 5 करोड़ के लगभग आ गया है। तो इसी का उन्होंने डॉक्टर साहब ने विश्लेषण किया है, और जो सवाल उठाए हैं वो वाकई जो है मतलब आंखें खुलने वाले हैं। उन्होंने जो देखिए क्या है कि वही बात है कि ये जो एक तरफ ये जो विरोधाभासी जो चरित्र है, एक तरफ जो है हम अपने जो आंकड़े देते नहीं है, आंकड़े जारी भी करते हैं, कह दिया जाता है कि भाई हमारे पास डेटा नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है, ये कितना दिलचस्प भी है और बड़ा मतलब विरोधाभासी है कि जहां आपको सूट कर रही हैं चीजें वहां तो मतलब इस तरह से मैनेज कर लिया जाता है, और दूसरी तरफ जब आपसे हकीकत की मांग की जाती है कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या हुआ है, तो उसको जो है छुपाया जाता है, उसको दबाया जाता है, वो चीजें बाहर नहीं आती हैं। वो सवाल वही है कि जहां जहां आप फंसते हैं, जहां आपसे जवाबदेही के प्रश्न किए जाते हैं, वहां आप पीछे हटते हैं, वहां चीजों को जो है छुपाया जाता है। अब वो कई सारे मामलों में हम ये देखते ही हैं, और इसी तरह से सरकारें जो है काम करती हैं। तो ये जो गरीबी के जो आंकड़े आए हैं, जो गर्ग साहब ने दिए हैं, वो वाकई जो है आंख खुलने वाले हैं। और इससे इसका संबंध बेरोजगारी से भी है। भाई गरीबी का संबंध तो हर चीज से है ना। कितने बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं, अपडेट उनका अद्यतन क्या है जानकारी, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, और सवाल किया भी जाता है तो इसका जवाब दिया नहीं जाता है। जी। तो वो रोजगार के मौके भी हैं, और साथ में ये भी बताता है कि भारत में जो एक तरह से उसको बोलते हैं वेल्थ की इनइक्वलिटी जो है, कि असमानता जो है, वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है हाल के सालों में।
तो वो उसमें ये है कि जो गरीब है वो गरीब ही है या और गरीब हो रहा है, पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आपने या शायद मैंने बहुत ज्यादा कभी सुना नहीं कि हम कैसे उस समानता को दूर करने वाले हैं या उसके बारे में कुछ एक कोई हमारे पास एक अप्रोच या रणनीति हो जिसमें कि हम सोचते हो कि ये एक तरह का कैसे दूर करें। तो ये सारे सवाल इसको और इसलिए इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है इस बात को कि हम इस देश को किस तरह से समझते हैं। मतलब एक तरफ हम अगर हम अभी हम किसी से पूछें और खासतौर पर हिंदी भाषी और उत्तर भारत की पट्टी में, तो वो हमारे लिए शायद मुख्य विषय क्या होगा जो इसको बोलते हैं कि टॉप ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है। तो हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम जो मुख्य मुद्दे हैं जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे रोजगार के मौके हैं, जहाँ पे शिक्षा की बात है, जहाँ पे स्वास्थ्य की बात है, वो हमारे एजेंडे से, हमारी प्राथमिकताओं से बिल्कुल ही बाहर दिखलाई पड़ते हैं। हाँ राजेश। मैं इसमें एक ये ऐड करना चाहता हूँ, मैं जो वो बात कर रहा था कितना विरोधाभासी है, कंट्राडिक्टरी है। ये जो भी आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं या जो भी संस्थाएं इस तरह के आंकड़े देती है कि भाई हम कल तक गरीबी रेखा के ऊपर इतने लोग थे, अब आज से गरीबी रेखा के ऊपर इतने लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं। ये जो आंकड़े जो भी संस्थाएं जारी करती, आप भारत के संदर्भ में ये ही पहली चीज देखिए कि हम जो है अपने देश में, अपने मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को जो इंडेक्स आप बनाए हैं अगर हम, तो पहला पॉइंट यही है कि भाई कितना ये हम खुद ही इस बात का खंडन कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया है। आप देखिए ना भाई, क्यों देने की जरूरत पड़ रही है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज? मुफ्त अनाज में क्या? मुफ्त अनाज में गेहूं जो बेसिक चीज है, मुफ्त अनाज में चावल जो पेट भरने के लिए जरूरी है। क्यों दे रहे हैं आप? जाहिर है इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लोग जिनको आप दे रहे हैं उनके पास आय का साधन नहीं है, उनके पास कमाई का इतना जरिया नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें और निष्फिकर हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता है। ये फितरत होती है मनुष्य की, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसको जो है मतलब कटोरा लेके शाम को खड़ा होना पड़े, मगर आप दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये आंकड़े आ रहे हैं कि साहब हमने जो है अब कल तक इतने गरीब थे, अब आज तो इतने घट गए, अब इतने हो गए। दूसरा, गरीबी का संबंध सीधे सीधे रोजगार से है, आय से है। अगर आप लोगों को काम देंगे, रोजगार देंगे, तो लोग खुद ही जो है इसको रिजेक्ट कर देंगे। आपकी जो भी एक ये आप बांट रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए हमने हमने हम सारे लोगों ने देखा कि जब ये आह्वान किया गया कि आप अपनी जो 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 एलपीजी की सब्सिडी है उसको आप सरेंडर करिए, तो लोगों ने उस सब्सिडी सरेंडर की। मगर अब हो क्या रहा है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई ये जो फ्री बीज हैं या मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनको पूरी तरह से जो है रिजेक्ट किया जाना चाहिए और ये गलत परंपरा शुरू हो गई है। लेकिन हम समानांतर रूप से मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि भाई रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है, लेकिन आप सर्वे कराइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं स्टेट में, वो आज 1500 रुपए महीने, कहीं वो 2500 रुपए महीने महिलाओं के खाते में नगद बांट रही है साहब। मध्य प्रदेश का आप एक उदाहरण लीजिए कि हर महिला को करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, हर महिला को 1250 रुपए मिल रहा है। और अभी रक्षाबंधन पे 250 रुपए का उसमें इंक्रीमेंट होगा, 1500 रुपए मिलेंगे। मतलब करीब 20-25 हजार करोड़ का सालाना, मतलब एक ये जो फ्री बीज वाला, इसकी क्या जरूरत है?
अगर हम गरीब नहीं हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये क्यों? ये एक बुनियादी सवाल है जो उठेगा और उठता रहा है और उठ रहा है। और जो इस बात का खंडन करता है, ये जो आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के या जो भी संस्थाएं ये आंकड़े देती हैं कि साहब इतने गरीबी रेखा के ऊपर हो गए और इतने नीचे अभी बचे हैं, ये खंडन करती हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां और ये जो अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों। जी, आंकड़ों की दूसरी जो खबर एक जनगणना को लेके जिसका ऐलान हो गया है और उसमें सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जाति जनगणना भी है। अगर आप आज के हरकारा में जाएंगे जो टेक्स्ट न्यूज़लेटर पे, तो उसमें एक एक्सप्लेनर भी है कि जनगणना क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई है एक तरह से। भारत क्योंकि सबसे ज्यादा आबाद देश है और तो उसमें एक एक घर में जाके उनकी संख्या लेना, उनके पूरे ब्यौरे लेना दुनिया में सबसे बड़ी एक तरह से कार्रवाई होती है। उससे भी क्योंकि पिछली बार जनगणना नहीं हो पाई थी क्योंकि कोविड के कारण, तो उससे भी बहुत सारी उम्मीद है कि नया डेटा हमारे बारे में निकलेगा जिसकी रोशनी में ज्यादा बेहतर फैसले सरकार और नीति आयोग नीतिगत निर्णय जो होते हैं वो बेहतर हो पाएंगे। और जातिगत जनगणना के कारण भी एक नए तरह की राजनीति भी और एक नए तरह की विमर्श प्राथमिकता फिर से शुरू होगी मेरे ख्याल से भारत में, जो कि इसको लेकर एक तरह की कहीं कहीं आतुरता भी है और कहीं कहीं चिंताएं भी हैं। एक और जो चीज उसमें होने वाली है वो डिलिमिटेशन को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो कि इस जनगणना के जरिए तय होगा कि जहां पर जनसंख्या का जैसा अनुपात होगा उसको लेकर उस तरह से फिर नए तरह से जो चुनाव क्षेत्र हैं लोकसभा और विधानसभा वगैरह के, वो सब सबसे बदले जाएंगे और उसको लेकर भी विवाद शुरू हो चुके हैं। जो जिन राज्यों की आबादियां उस तेजी से नहीं बढ़ी हैं, जो राज्य तो एक दक्षिण बनाम उत्तर का एक उसको लेकर विवाद और बहस छिड़ चुकी, तो ये सब भी उसके जरिए होगा और इसलिए इस जनगणना का बहुत ज्यादा महत्व है जो 2027 में की जाएगी। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग ईरान और इजराइल की तरफ, जहाँ पे ये चौथा दिन है जहाँ पे उनके बीच में एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजराइल ने खासी जगहों पर ईरान पर हमले कर रखे हैं, पर अब ईरान ने भी जवाब देने शुरू किए हैं। पर यह है कि ईरान में ज्यादा लोग मारे गए हैं, इजराइल में भी, और इसी को लेकर G7 में पूरी बातचीत चल रही है। तो गौरव, क्या हो रहा है अभी तेल अवीव और ईरान में, ईरान में? कल जो तीसरे दिन जो हमले किए थे इजराइल ने, उसमें ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया है और ऊर्जा के कई उनके जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हमला किए गए, उनकी रिफाइनरीज पे हमले हुए हैं। बदले में ईरान ने भी हाइफा में जबरदस्त हमला किया है, उनकी भी तेल रिफाइनरीज पे हमले हुए हैं उसके अलग। और मजेदार बात यह है कि फिलिस्तीन में जो ऑक्यूपाइड लैंड है इजरायलियों के द्वारा, जो शेल्टर है वहां पे अवैध, उन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। तो वहां मतलब ईरान जहां इनकी कम सुरक्षा है, जहां कब्जा है वेस्ट बैंक वाले इलाकों में, जहां इजरायलियों को अवैध बस्तियों में बसाया गया है, वहां भी हमले हुए हैं। तो ये इस पूरे दौरान अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल ही अपने अड़ोस पड़ोस में उतने बड़े पैमाने पे हमले कर रहा था, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है उसकी चर्चा है। और अब पूरा G7 में जो आपने कहा कि भाई इसी को लेके चर्चा, तो ये एक बड़ा संकट बन गया है सबके लिए इसमें दो पूरे बातें व्यापार पे। मुझे दो बातें इस बारे में कहनी थी। एक तो ये कि ये जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात उस समय चल रही थी और जो कि अंत में नहीं निकले, हालांकि सद्दाम हुसैन को जाना पड़ा, इराक हमेशा के लिए बदल गया। उसी तरह से ये जो भी जो एक प्रिटेक्स्ट है कि ये परमाणु वाला, उसको लेकर ईरान के ऊपर अब ये बार बार ये कह के जबकि वो बात करने को तैयार है, जिस भी तरह से तैयार है, पर तैयार है वो बात करता रहा है।
और ये बिल्कुल मानने की बात है कि ईरान भी उतना ही अपनी जन विरोधी नीति और कट्टरपन के लिए जाना जाता है। उसके बाद भी एक तो ये जो कि भाई ये जो जैसे परसेप्शन बनते हैं कि ये कल से खबर में दुनिया के हर कोने में हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं अभी खमैनी को मत मारो, इजराइल से ऐसा कहा कि इजराइल ने हमको मार दे। पहले उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई वास्ता ही नहीं है इस पूरे उसमें, हम तो बाहर हैं इससे। तो जैसा कि भारत कह रहा था कि नहीं नहीं आप तो बाहर हैं इससे, पता नहीं उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं, हम ही ने करवाई मध्यस्थता। उन्होंने 12, 13, 14 बार, शायद G7 में भी कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप अगर मिलेंगे और उनको मौका मिलेगा तो। पर ये कि लेकिन ईरानी कह रहे हैं, एक मिनट, तो इसी पे दूसरा ईरानी सवाल लोग क्या कहा? दूसरा सवाल ये था कि ये जो मीडिया जो कवरेज है, मतलब जैसे कि हमने जो पहले जो लड़ाइयाँ जो देखी अफगानिस्तान वाली, इराक वाली, वो CNN और BBC वगैरह को हम देख रहे थे, पर उस समय तक फिर एक दिन अल जजीरा आया, तो हमें तो वो एक जो पश्चिमी मीडिया होता है उसका एक तरह का एक सटल खास एंगल होता है, और वो उन्हीं चीजों को लेकर अपना एक एजेंडा के साथ काम करता है। शायद उनकी निगाहें भी उस तरह की होती हैं, उसी तरह से वो कंडीशन होते हैं, और युद्ध के समय में बहुत सारा इसको बोलते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म होता है, क्योंकि आप ऐसे अकेले तो जा नहीं सकते, तो आपको वहाँ की फौजों के साथ ही जाना पड़ता है, तो वो एक अपने आप एक पर्सपेक्टिव को लेकर एक सवाल उठता है। पर अल जजीरा जैसे आया तो उसने एक समानांतर तरीका शुरू किया पत्रकारिता का, और तो ऐसे मौकों पे ये मेरे ख्याल से सबको जानना ही चाहिए कि कहाँ पर जाएं, किसके देखें, उसके बाद अपनी समझ बनाएं कि वो हमको किस तरह से देख रहे हैं और बाकी लोगों के इसमें पक्ष क्या है। दोनों ही देश, इजराइल और ईरान, दोनों लोगों को रिपोर्ट करने नहीं देते हैं। कल उनके जो सरकारी जो वहाँ का जो दूरदर्शन है उस पे अभी हमला हो गया, तो जो सूचना और समझने का और इस तरह के कारण जो उसको बोलते हैं क्लाउड ऑफ वॉर, जो द फॉग ऑफ वॉर, द क्लाउड ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता चला जाता है, और उसके कारण बहुत सारे भ्रम और प्रोपोगंडा आप सोशल मीडिया पे या बाकी जगह पे देख सकते हैं। और तो हमारा ये कहना है कि इसको लेकर बहुत अधिक तसल्ली अगर जब तक आप नहीं करते तब तक उसको लेकर विचलित या उत्तेजित न हो, और उसको लेकर तसल्ली से आप पहले देख लें कि है क्या मामला, जो और वो हम आपको बताने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा था। ईरान ने कहा है कि भाई ट्रंप सब जान रहे थे कि इजराइल हमला करने वाला है, और वो ईरान को बरगलाते रहे मीटिंग के चक्करों में, और इधर इजराइल ने हमला कर दिया। अगर ट्रंप को नहीं मालूम होता तो ट्रंप के एक हस्तक्षेप से, वॉशिंगटन के एक हस्तक्षेप से ये युद्ध रुक सकता है। मतलब नेतन्याहू बोला केवल वॉशिंगटन की सुनेंगे, बाकी तो किसी की सुनेंगे नहीं। तो इससे जाहिर है कि बोला ये अमेरिकी सरपरस्ती में ही युद्ध हो रहा है। कल उन्होंने कह भी दिया है साहब कि हमें तो बरगलाया गया कि भाई बातचीत करने आओ, और पीछे से आपने इजराइल को छोड़ दिया कि आप। तो दोनों जगह मतलब तेहरान में तो खाली करवाए गए हैं, पूरे शहर में इन्होंने IDF ने बाकायदा सूचना जारी की कि भाई आप तेहरान खाली कर दो। एक तरीके से मतलब पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, और जो चर्चाएं भी चली रही है लगातार वैश्विक पटल पे कि खामनेई के शासन को बदलने की ये पूरी कवायद है। लेकिन संकट सबके सामने यही बना हुआ है दूसरे पक्ष की तरफ भी कि हम बिठाएंगे किसे। अगर खामनेई को बदल भी दिया, विद्रोह हो भी गया, तो ईरान की जनता स्वीकार किसे करेगी? खामनेई के बदले फिर है कौन? तो एक ये संकट भी बना हुआ है। ये सब वो चीजें इसलिए भी भी क्योंकि खमेनी जो है वो वहाँ के सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं है, पर वो शियाओं के धार्मिक नेता भी माने जाते हैं, तो वो जी उसके इम्प्लीकेशन सिर्फ ईरान में नहीं होंगे, दुनिया भर में जहाँ जहाँ शिया हैं उन सबको उसका असर पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक डिसरप्टिव नीति के साथ तो आ रहे हैं, पर उसका जो उसको बोलते हैं एंड गेम क्या है, उसको बोलते हैं एंड गेम क्या है आपका, तो उसको लेकर क्लैरिटी या सफाई जो है दिखलाई नहीं पड़ती। राजेश कुछ कह रहे थे आप? कुछ भारतीय स्टूडेंट भी हमारे वहां पे फंसे हुए हैं। वो कश्मीर से हैं, बेसिकली कश्मीर से काफी बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए जाते रहे हैं पहले भी। तो एक संकट भारत के लिए ये है कि उन बच्चों को दूसरे नियरेस्ट सिटी में शिफ्ट करवाया गया है, अभी तक की जो सूचना है।
नहीं, इसी जी में मैं ऐड करना, सही गौरव ने जो जिक्र किया है, भारत के लिहाज से ये जो भी मिडिल ईस्ट में और ईरान और इसराइल के बीच हो रहा है, भारत के लिहाज से क्या है, मिडिल ईस्ट में पूरे मिडिल ईस्ट में ही भारत के लोग काफी हैं, बड़ी तादाद में हैं। तो ईरान में भी करीब 10,000 लोग फंसे हुए हैं और भारत अब उनको आर्मेनिया के रास्ते से निकालने में जुटा हुआ है। और जैसा कि बताया गौरव ने कि कश्मीरी छात्र हैं, काफी हैं, करीब 1,000 से ऊपर छात्र हैं वहाँ। और उन्होंने ये खबर दी है कश्मीरी छात्रों ने कि भाई सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे मैसेज आने में मतलब वक्त लग रहा है, मतलब अगर आप यहाँ से भेजेंगे कोई मैसेज तो वो 4-5 मिनट लग रहे हैं उसमें, तो हालात मतलब ठीक नहीं है। लेकिन आप देखो कि थोड़ी सी अपन और इसकी वो समीक्षा करें कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो मतलब अमेरिका, इजराइल या जो दूसरे मुल्क कि भाई उनको यही चिंता है ना, डर है कि भाई ये इजराइल का कहना ये है कि ईरान जो है हमारे खिलाफ अपनी जो न्यूक्लियर पावर है या जो वो बम बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, इसका इस्तेमाल हमसे करीब 23,500 2,500 किलोमीटर दूर जो इजराइल है ईरान से, उस बीच में 4-5-6 मुल्क पड़ते हैं रास्ते में, हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल करेगा ईरान। इसी चिंता में, इसी डर में, इसी आशंका में इजराइल ने ये कार्रवाई की है। और अमेरिका और यूके और यूरोप के जो फ्रांस है, अलग 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 जो कंट्रीज हैं, वो एकदम आ गए हैं इजराइल के साथ। मगर आप भारत के संदर्भ में अगर इसकी समीक्षा करो तो ईरान में कोई सेना का शासन नहीं है, ना वहां कोई मतलब डिक्टेटरशिप है उस तरह की, मतलब जैसे पाकिस्तान में सेना के हाथ में सारी चीजें हैं। और वहां ओसामा बिन लादेन ने शरण पाई थी। भारत के संदर्भ में आप देखिए तो पाकिस्तान और ईरान में अगर आप तुलना करें तो इन तमाम मुल्कों के लिए पाकिस्तान तो जो है वो कहा जा रहा है, भाई अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे मतलब क्या, कौन सा भागीदार है, भरोसेमंद साथी, भरोसेमंद साथी है? है, भरोसेमंद भरोसे साथी एक किस्म का। आतंकवाद के खिलाफ जी लड़ाई में हमारा भरोसेमंद साथी है, भागीदार है। और दूसरी तरफ जो है वो जहां की मतलब ओसामा बिन लादेन ने शरण पाई, जो मतलब भारत के खिलाफ छद्म और मतलब वैसी लड़ाई सीधी करते ही रहता है ना, और तमाम बातें होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है आतंकवाद की लड़ाई में हमारा साझेदार है, साझेदार, साझेदार शब्द इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जो है ईरान जो है चिंता का विषय हो गया है। ये बड़ा मतलब ये फिर वही बड़ा विरोधाभासी मामला है ये कि तो इसमें हमसे जो जो है अभी ठोस इसमें जो सारे पत्ते भी सामने नहीं आए हैं वो अभी मतलब एक तरह से रूस ने तो ईरान का समर्थन किया है, पर अभी चीन कुछ नहीं कह रहा है इसके बारे में। ये भारत अभी से भारत से जो है ठोस सबूत मांगे जाते हैं। एक एक मेरे ख्याल दिलचस्प बात, कल एक राइटर है कल ईरान की, तो उन्होंने उनका एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं जेल में पैदा हुई, मेरे परिवार के लोग जेल में रहे केवल खामनेई शासन का विरोध करने के चलते कि भाई लोकतांत्रिक ढंग से चले चीजें, महिलाओं की आजादी हो, और तमाम वहां पे कई सवाल हैं जो उस कट्टरपंथी शासन के चलते आम लोगों को परेशान करता है। तो उन्होंने लिखा भाई मैं जेल में पैदा हुई, मेरे माँ बाप जेल में हैं, मेरे परिवार के लोग जेल में हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं इजराइल का समर्थन इस शर्त पर करूं कि वो हमारे लोगों को मार के खामनेई का शासन पलट दे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा ट्वीट मुझे उनका लगा कि हाँ, तो वही कि वो उनका। रजीम चेंज करना है तो उसका लोकतांत्रिक तरीका होगा या उस पे जो है इस तरह से आप करेंगे। आगे चलते हैं G7 की तरफ, जहां पर सिर्फ ईरान के बारे में बात तो वहां पर होगी, ईरान और इजराइल के बारे में, और साथ ही और भी जो मुद्दे हैं वहां पे G7 में को लेकर बात हो। नरेंद्र मोदी भी वहां पर हैं, और पर सबसे ज्यादा जो लोग परेशान या सोच रहे हैं जिसके बारे में लगातार, वो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को लेकर है कि वो इस बार नए अप्रत्याशित तरीके से क्या करने या कहने वाले हैं। वो शायद आगे ऑलरेडी कह चुके हैं ये बात कि वहां पे
चीन और रूस को भी G7 में शामिल करना चाहिए था। इसको लेकर यूक्रेन से लेकर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं रूस की, और साथ ही ये इजराइल और ईरान को लेकर जो है, उसमें G7 में एक देश है जो कि एशिया का देश है, जापान, जो जिसने इजराइल के इस हमले का विरोध किया है, और साफ साफ अमेरिका साफ साफ इजराइल के साथ है, और पश्चिम के देश भी एक तरह के इजराइल के साथ। और वो ये जो पुराना, ये बार बार कई जगह छप रहा है कि जैसे कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ WMD और मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कि उन्होंने वो लगाई थी कि इनके पास है और इसलिए इनको खत्म कर देना चाहिए या इराक पे हमला करना चाहिए। उस तरह से ही ईरान के लिए एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। गौरव, और क्या खबर है G7 से? हाँ, ये G7 में जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि सबकी निगाहें ट्रंप पे थी। तो ट्रंप आए और उन्होंने आते ही, जैसी उम्मीद की जा रही थी, सबको असहज किया, ये कहते हुए कि भैया अगर तुम रूस को बाहर नहीं करते तो यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। 2014 में आपको याद होगा जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था, तो G8 से रूस को बाहर करके G7 बना दिया गया। मतलब रूस पहले इस ग्रुप का हिस्सा होता था 2014 तक। जब उसने क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया तो उसे बाहर किया गया और ये बना G7। तो ट्रंप ने आते ही कहा, और उन्होंने चीन को भी शामिल करने की बात की। तो ये बड़ी असहज करने वाली स्थिति बाकी लोगों को लगी, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन को, वॉर को खत्म करने के लिए पूरा यूरोप एकजुटता दिखा रहा है यूक्रेन के साथ, और रूस को अलग थलग करने की वो बातें कर रहा है लगातार। दूसरी ओर अमेरिका जैसा भागीदार, जो बड़ा भागीदार है, वो आके अगर ऐसी बातें करता है तो जाहिर सी बात है उस टेबल पे थोड़ी सी असहजता तो आ ही जाएगी। नहीं, उस इसके असहजता अलावा की उम्मीद वहां पर थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। तो एक तो पिछली बार भी जब 2018 में जब पिछली बार जब राष्ट्रपति थे तब वहां आए थे, और वो उन्होंने संयुक्त जो बयान जारी होता है उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और वो वॉकआउट कर गए थे। तो इस बार भी ये क्या बोलते हैं, कयास है कि वो बयान जारी होगा या नहीं होगा। पर साथ ही ये कि इससे बहुत सारी चीजें, बाकी चीजें तय होंगी, क्योंकि एक सब लोग साथ में मिलेंगे तो ये होगा कि अब आगे जो बहुत सारा अलग अलग जगह पे जो थिएटर चल रहे हैं वॉर के, युद्ध के, जो और क्या बोलते हैं जो दूसरे तनाव है, जो टैरिफ को लेकर भी है, व्यापार को लेकर भी है, तो उन सारी चीजों के बारे में शायद एक कुछ सुलझता हुआ दिखलाई देगा। चीजें उलझ तो रही ही हैं पहले से। आप कुछ कह रहे थे? ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। उन्होंने तो ये कहा भी है कि भाई हमारी तो अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया टॉक चल रही थी, हम बिल्कुल पटरी पे थी सारी चीजें, लेकिन नेतन्याहू ने जैसे पुराने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को बरगलाया, अचानक से ट्रंप को भी बरगलाया और ये सारी चीजें खराब हो गई हमारी, वरना सारी बातें पटरी पे चल रही थी। तो खाड़ी देश कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सब पटरी पे आए चीजें। ईरान ने इसके लिए शर्त रखी है कि पहले भैया आप संघर्ष विराम की बात कीजिए संयुक्त इजराइल के साथ, उसके बाद ही सारी बातें आगे अब हो पाएंगी। तो वो पूरा, क्योंकि जल डमरू मध्य वाला जो इलाका है वो एक पूरा रूट है, वहां की वजह से अगर वो बंद होता है तो पूरे दुनिया के कई हिस्सों में तेल वेल बहुत महंगा हो जाएगा, और तेल महंगा होने का मतलब है कि बाकी चीजों पे भी फिर आपका असर उसका आएगा ही आएगा। तो ये एक बड़ी चिंता है कि सब अपना बिजनेस देख रहे हैं कि भाई ईरान के साथ झगड़ा खत्म करो, अगर ये इनकी सटक गई तो ये पूरा जल डमरू मध्य बंद कर देंगे, और वो सबसे बड़ी टेंशन की बात बाकी लोगों के लिए हो जाएगी। उन्हें ईरान से मतलब नहीं है, वो व्यापार का गलियारा सब सुरक्षित रखना चाहते हैं कि इस गुस्से में कहीं उसमें नुकसान ना हो कि जो जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, पता लगा ईरान ने उधर निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए खाड़ी देशों को लगाया गया है काम पे। जी राजेश, तुम कुछ कह रहे थे? मैं वो वही बात कर रहा था कि वो जो अगर ये धारणा बन रही है लोगों में कि सद्दाम हुसैन का जो मतलब पहले एक नैरेटिव बनाया गया, तैयार किया गया कि भाई इनके पास पता नहीं क्या क्या असला भरा पड़ा है और ये है और वो है, मगर अल्टीमेटली सबने देखा कि वो मतलब तानाशाह होने के बावजूद जो है आखिर में देखा कुछ नहीं था उस व्यक्ति के पास। तो निकला क्या? कुछ नहीं निकला।
तो वही चीज मतलब अमेरिका क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा एक आला दर्जे का क्यूरेटर टाइप है, मतलब मामला कि पहले चीजों को तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो अब देखना होगा कि ये G7 में क्या होता है ईरान के मुतालिक। और ट्रम्प साहब जो लगातार 13 बार बोल चुके हैं कि भाई उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, इसमें भी क्या होता है ये भी मतलब इस पर नजरें रहेंगी लोगों की। जी मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि भाई ये पहले अब माहौल बनाया जाता है, फिर अपने हिसाब से उस परिस्थिति का लाभ लिया जाता है। अमेरिका की जो आपने बात कही, आज की डेट में जो हम इराक की बात कर रहे हैं वो काफी पुरानी बात हो गई, लेकिन अब दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है सूचनाओं के मामले में भी। तो अभी जैसे आपने शुरू में कहा था कि पहले हम वेस्ट की खबरों के लिए बीबीसी या CNN की तरफ देखते थे, उसके बाद अल जजीरा आता है और मिडिल ईस्ट से और भी पब्लिकेशन सामने आते हैं जो अलग ही तस्वीर रखते हैं, या उस मिडिल ईस्ट की नजरिए से, मतलब पश्चिम के नजरिए को जो खारिज करते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो हमले किए गए थे विशुद्ध व्यापारिक लाभ के लिए किए गए थे। आज की स्थितियां ये हैं ग्लोबल दौर में कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ गए, तो अभी सूचनाएं हर एक के पास, हर कंट्री के पास सूचनाओं के लिए नए नए सोर्सेज खुले हैं। तो अब उस तरीके का शायद पर्सपेक्टिव वॉर में वो लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। जैसे ईरान का आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो वो लगातार इस पर्सपेक्टिव वॉर को भी जीतने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई, इजराइल में हमने भी उतनी तबाही मचा रखी है जितनी उन्होंने मचा रखी है। तो अभी तक तो नहीं इजराइल वो के तो ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया का शोर तो और ज्यादा भ्रम और प्रोपेगेंडा को बढ़ाने वाला होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ वो एक कि पर्सपेक्टिव की जब लड़ाई है उनकी। उसमें नहीं, पर उसमें यही बात सोचने की है कि उसमें जो भी, चाहे वो प्रोपेगेंडा इजराइल से आ रहा हो या ईरान से आ रहा हो, वो कोई तसल्ली बख्श प्रामाणिक तो नहीं ही है। और जब नहीं है तो फिर उसको लेकर हम जो है, इसलिए जरूरी है कि हम हर तरफ के जो प्रामाणिक मीडिया रिपोर्ट्स उनको देखें और उसमें से उनको छाने, क्योंकि ऐसी ऐसी जब स्थितियों में सामान्य पत्रकारिता बहुत मुश्किल होती चली जाती है और वो उसके लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं वो, और फिर वो क्योंकि वो बिना एम्बेडेड हुए हो ही नहीं सकता। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब इराक में हुआ तो एक कोई इंजीनियर था जो बगदाद ब्लॉगर के नाम से, तो वो किसी बेसमेंट में बैठ के अपना ब्लॉग लिख रहा था। तो बाद में गार्डियन ने उसको छापना शुरू, क्योंकि वो इकलौती एक स्वतंत्र जो थी, वो आवाज थी उस पूरे पत्रकारिता के समय में, और वो उसको कर रहा था। तो आज का बात हम यही खत्म करते हैं। हम आपसे संपर्क में रहेंगे लगातार, कल भी हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इसे पसंद करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए। हम फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।